नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा हम लेट आए, उसके लिए सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सबका स्वागत करते हैं। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री। ओहो दोस्तों, एक ही मिनट रुको ज़रा, हमने गलत जो है, एक मिनट रुको। यही है। हाँ दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 21 है। अब की बार नेट जरपा दोस्तों टेस्ट दो, 100 में से 60 सही तो जरप पक्का। दोस्तों अब हम अपने सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो मीरा कुमारी जी वेलकम, ऋषु यादव जी वेलकम, सुनील जी वेलकम, मोहन शर्मा जी वेलकम, कृष्ण देव जी वेलकम, परी गीता जी वेलकम, प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, विभा तिवारी जी वेलकम, अभय सिंह जी वेलकम, निवा शेखर जी वेलकम, जयवीर मंगला जी वेलकम, भाग्यश्री राणा जी वेलकम, समीर हसन जी वेलकम, अफरोज जी वेलकम, संजू वर्मा जी वेलकम, और समांजुम जी वेलकम, हनी सिंह जी वेलकम, अमिता श्रीवास्तव जी वेलकम, मीरा कुमारी जी, संजय कुमार जी वेलकम। दोस्तों सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अब। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पास। आप हमारे नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमने एक बैच शुरू किया है 20 तारीख से। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों हमने हिस्ट्री का बैच है और एक उसका 300 रुपये का शुल्क है कुल, और पेपर फर्स्ट का 300 रुपये का शुल्क है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ लेनी है एक कोई भी तो उसका शुल्क 10 रुपये है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ट्राई करके, 300 रुपये में कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, परंतु दोस्तों हम तैयारी एकदम बेहतरीन कराएंगे आपको, टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे। 18 दिन में आपको हिस्ट्री में 54 टेस्ट देने कराएंगे, और पेपर फर्स्ट में दोस्तों 36 टेस्ट आपको कराएंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। नीलम तिवारी जी आपका वेलकम, नीलम तेवानी जी। नीलम जी शायद आप वो हैं जिन्होंने नेट पास किया था। ठीक है, आपके जो हस्बैंड थे वो जो इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उड़ीसा में है, वो है शायद आप। आज बात हुई थी उनकी, जिन्होंने हमारी वीडियो को देखकर नेट पास किया था। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों जॉइन का बटन यहाँ दोस्तों, जॉइन का बटन मेंबरशिप ले सकते हैं आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल दोस्तों आपको पता होगा, 10 सेकंड का हम समय, केवल 10 सेकंड का समय देते हैं आपको। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? पहला, कठोर परिश्रम के लिए सुझाव। दूसरा, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। तीसरा, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव। और चौथा, नैदानिक शिक्षण। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, सभी सवाल एकदम बेस्ट लेवल के हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? 10 सेकंड का आपको समय है दोस्तों कमेंट करने के लिए। ठीक है, आपका एक कमेंट। दोस्तों हिस्ट्री के जो मैंने जो फीडबैक मांगे थे, केवल 15 सदस्यों ने फीडबैक दिया है। कोई बात नहीं, देखो हो सकता है आगे आप फीडबैक नहीं दे रहे हो, आगे हो सकता है आपको हमारी वीडियो देखने को ना मिले। दोस्तों आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप फीडबैक भी दे सकते हो, तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है कि हम जो है आपको पब्लिक मोड में वीडियो दिखाएं।
ठीक है, आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है मुझे लगता है। तो दोस्तों सही आंसर है, पहले सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? पहला है व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, और चौथा है उपरोक्त सभी। हरीश प्रताप जी वेलकम, पूनम देवी जी वेलकम, और प्रेम सिंह मीना जी आपका भी वेलकम। अच्छा जी दिवाजी, आप विभा जी आप डेली फीडबैक देती हैं। देखो इतने लोग देखते हैं, इतने सदस्य देखते हैं, परंतु उनके पास में 5 मिनट का समय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रेम सिंह राणा के कह रहे हैं कैसे होगा बी। तो दोस्तों नैदानिक शिक्षण जो है, ठीक है, नैदानिक शोध होता है। ठीक है, से नैदानिक शिक्षण नहीं होता है। ठीक है, तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? पहला एरिक एच एरिक्सन, दूसरा जीन पियाजेट, तीसरा जेरोम एस ब्रूनर, और चौथा है सिगमंड फ्रायड। प्रेम सिंह मीना जी, समस्या जो होती है, ठीक है, वो शोध में होती है। रिसर्च के जो टॉपिक होगा उसमें निदानात्मक रिसर्च होता है। ठीक है, निदानात्मक टीचिंग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? दोस्तों तीसरे सवाल का जो सही आंसर है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। चौथा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? ठीक है, मैं पहला है N.L. गेज, शिव कुमार मित्रा, V.F. स्किनर, और मैकडोनाल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञानात्मक शिक्षा सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक दोस्तों कौन थे? तो चौथे सवाल का सही आंसर है N.L. गेज। ठीक है, पांचवा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से मुख्य कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? ठीक है, पहला विद्यालय, भाषा प्रयोगशाला, भाषा शिक्षण, और भाषा अनुदेश। प्रीति पूजा कुमारी जी वेलकम। ठीक है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? दोस्तों पांचवें सवाल का सही आंसर है भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, छठा सवाल है, अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लिखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? पहला भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मन प्रेरक, और ए और सी दोनों।
ठीक है। तो दोस्तों छठे सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मन प्रेरक। ठीक है। सातवां सवाल आपके सामने है, छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। पहला, इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दूसरा, प्रोत्साहन। तीसरा, सुदृढ़ीकरण। तीसरा, आकार देना। और चौथा है उद्दीपन नियंत्रण। तो दोस्तों सातवें सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन नियंत्रण। ठीक है। आठवां सवाल आपके सामने, यह वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है कि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है। आश्रित, स्वतंत्र, बाहरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। ठीक है। तो आठवें सवाल का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। ठीक है। क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र चर की जो श्रेणी में आता है वो शिक्षक आता है। ठीक है। और आश्रित चर की श्रेणी में छात्र आता है। ठीक है। नौवां सवाल, एक स्थिति या विशेषता है जिसके विभिन्न मूल्य या श्रेणियां हो सकती हैं, उसे कहा जाता है। पहला, स्थिर चर, कारण और प्रभाव संबंध और वर्णनात्मक। विभा शेखर जी वेलकम। प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम आपका। एक स्थिति या विशेषता यह है कि जिसके विभिन्न मूल्यों या श्रेणियों हो सकती हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। और नौवें सवाल का सही आंसर है चर। क्या होता है दोस्तों, चर। चर। 10वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है। पहला, आयु, तापमान, आय और ऊंचाई। दूसरा, श्रेणी बिंदु, औसत, व्यग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन। और तीसरा है लिंग, धर्म, सजातीय समूह। और चौथा दोस्तों ए और बी दोनों। ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी वेलकम आपका। मीना कुमारी जी वेलकम। निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और दूसरा। क्योंकि दोस्तों लिंग, धर्म, सजातीय समूह को दोस्तों मात्रा हम चर में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है। 11वां सवाल आपके सामने, अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। एक, परिवर्तनीय, विधि, स्थिर और उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों 11वें सवाल का जो सही आंसर है उसको बोलते हैं स्थिर। ठीक है। क्योंकि वो उसका जो मूल्य जो है वो परिवर्तित नहीं होता, तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्थिर।
12वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला, दो चर के बीच संबंध जानने के लिए। दूसरा, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। तीसरा, दो चर के बीच का अंतर जानने के लिए। और चौथा है कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए। निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, कारक विश्लेषण का जो उपयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर 4, कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए किया जाता है। 13वां सवाल आपके सामने, चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है क्या कहलाता है? निरपेक्ष चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर या मध्य चर? रीता कुमारी जी, वेलकम। तो चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षक होता है, ठीक है, शिक्षक जो होता है दोस्तों, छात्रों में जो है परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। 14वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं किया जा सकता है? लिंग, जातीयता, बुद्धिमत्ता और अन्य लक्षण, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं किया जा सकता? दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था स्वतंत्र चर की श्रेणी में शिक्षक आता है। ठीक है, इसमें शिक्षक वाली, तीनों में शिक्षक वाली कोई बात है ही नहीं। 15वां सवाल, किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं? पहला, जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 15वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी, ए और बी दोनों। 16वां सवाल, यह वह चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, स्वतंत्र या निर्भर। ऑप्शन नंबर 4, न तो स्वतंत्र और न ही निर्भर। दोस्तों वह चर जिसका मूल्य, ठीक है, यानी कि ये चर है, यानी कि छात्र है ये, ठीक है, दूसरे चर से प्रभावित होता है दोस्तों, यानी कि स्वतंत्र चर, यानी कि शिक्षक से प्रभावित होगा तो क्या होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं आश्रित चर। ठीक है, ये आश्रित हो गया, ये हो गया स्वतंत्र चर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज 56 सवाल हैं। सायमा जी आपका वेलकम। सत्रहवां सवाल, समूह केंद्रित गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य, कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? तर्क,
परिणाम, उद्देश्य या गुणात्मक। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक। ठीक है। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से चर हैं जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से चर हैं जो शोधकर्ता द्वारा सृजित, निर्माण किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते हैं। बाह्य चर, कार्य साधन चर, आश्रित चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है कार्य साधन चर। 19वां सवाल आपके सामने, एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर हैं। पहला, जितने घंटे शिक्षार्थी नींद के बिना रहता है। दूसरा, स्मृति स्कोर। तीसरा, प्रयोगात्मक समूह में जितने शिक्षार्थी बिना नींद के रहे। और चौथा, नींद के घंटों और थकान के बीच सहसंबंध। तो दोस्तों 19वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति स्कोर। ठीक है। 20वां सवाल, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। उदासीनता, उग्रता। ऑप्शन सी, कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तिगत की विशेषताएं। चौथा, कूट लेखक कूटानुवादक डिकोडर अनुबंध। ठीक है। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है सवाल। ठीक है। बढ़िया सवाल दोस्तों, आपके कमेंट में देख रहा हूँ कि आपको इस सवाल का आंसर पता है या नहीं है। अच्छा सवाल है, ये आ सकता है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किन किन ने सही दिया आंसर, मैं देखता हूँ। 20 का सी, सभी ने दोस्तों सही दिया है वैसे तो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, 21वां सवाल, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है। दबाव अपीड़न, समर्पण,
आमना सामना या अनुनय। सामा जी लिंक तो होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कमेंट में जाके टाइप करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। दोस्तों 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुनय। 22वां सवाल, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का, वाह निरर्थकताओं का, पूर्वाग्रही उदासीनता का या सामूहिक उग्रता का? कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? दोस्तों 22वें सवाल का सही आंसर है सामाजिक पहचान का। 23वां सवाल, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता या बोध? अनुनय का अर्थ होता है इच्छा, चाहत, ठीक है, या आरजू कोई हो। तो दोस्तों तो 23वें सवाल का सही आंसर है अंडरस्टैंड या बोध, ठीक है। 24वां सवाल आपके सामने, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी है तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। पहला, अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में या उग्र संदेशों में? दोस्तों आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे पास में 1 मिनट बाद में आता है आपका कमेंट, ठीक है, ये नहीं समझे। तो 24वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमौखिक संदेशों में। 25वां सवाल आपके सामने, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? गतिरहित में, सात्रित में, तथ्यात्मक में या खंडात्मक में? मोनिका जी वेलकम। मोहन शर्मा जी कह रहे हैं अमौखिक लिखित, वेरी गुड, क्योंकि लिखित रूप जो है अमौखिक के अंदर दिया आता है। दोस्तों 25वें का सही आंसर है तथ्यात्मक, ठीक है। 26वां सवाल आपके सामने, URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। शैतान सिंह जी आपका वेलकम। ज्योति बब्बर जी वेलकम आपका। दोस्तों 26वें का सही आंसर है यूनिफॉर्म, ठीक है,
रिसोर्स लोकेटर, URL दोस्तों आ सकता है ये सवाल एग्जाम में। 27वां सवाल, ईमेल का मुख्य लाभ क्या है? तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग या उपरोक्त सभी? दोस्तों ईमेल का जो मुख्य लाभ है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। 28वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन www के लिए मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है? गोफर, टेलनेट, FTP या उपरोक्त सभी? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 29वां सवाल आपके सामने, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप, नेविगेटर, क्रोम, ड्रूपल या ऑप्शन नंबर 4 ओपेरा? दोस्तों सही आंसर है, जो ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, वो है ड्रूपल, सी। 30वां सवाल आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक कंप्यूटर खेल, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तीसरा इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है, ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट का दूसरा नाम? दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब जो क्या है, 30वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है। 31वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? मैक्रोमीडिया, फ्लैश, गूगल, नेटस्केप या ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट से पुस्तकालय सूचकांक? पूनम कुमारी जी वेलकम। दोस्तों 31वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते होंगे गूगल जो है दोस्तों एक सर्च इंजन है। 32वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से URL क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, UFO का एक प्रकार है, तीसरा www पर किसी दस्तावेज या पेज का पता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, www पर किसी दस्तावेज या पेज का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। 33वां सवाल, http://www.classzone.com किसका एक उदाहरण है? URL, एक्सेस कोड, डायरेक्टरी या सर्वर का? तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इसका जो ये उदाहरण है ये है URL का, ठीक है, URL। 34वां सवाल आपके सामने, ब्राउज़र क्या है? एक HTML प्रणाली, एक सर्वर, वेब पृष्ठों पर पहुंचने के लिए और उनको देखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं?
ब्राउज़र क्या है, ठीक है। दोस्तों ब्राउज़र क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेब पृष्ठों तक पहुंचने के लिए और उनको देखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 35वां सवाल आपके सामने, एक चैट प्रोग्राम को जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है। पहला, डिस्टेंस मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग रूम या उपरोक्त सभी। दोस्तों 35 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी, इंस्टेंस मैसेजिंग। 36, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज, इंडेक्स, मेनू बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होम पेज, ठीक है। ब्रांच हेड जी वेलकम आपका। 37, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? गोचर किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या रेडियो तरंगें। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? स्नाया गुजर जी वेलकम। तो दोस्तों उनको बोलते हैं 37 का सही आंसर है अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें बोलते हैं उनको, ठीक है। 38, पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए से किस प्रकार का ईंधन बनता है? जीवाश्म ईंधन, अकार्बनिक ईंधन, बायोगैस या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से किस प्रकार का ईंधन बनता है? दोस्तों जैसे कि कोई आप गड्ढा खोदो, ठीक है, और गड्ढे में दोस्तों जैसे आप लकड़ी वगैरह कुछ भी डाल दो, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ डाल दो आप उसमें और ऊपर से वो भर जाए और कुछ समय बाद दोस्तों क्या होगा उसमें जो है हो सकता है जैसे कोला जो बनता है, ठीक है, वो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनता है। पेट्रोल जो बनता है ऐसे ही बनता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 39, एलपीजी का मुख्य घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या प्रोपेन। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी। मुस्कान परवीन जी वेलकम। भोला प्रसाद जी वेलकम आपका। आरपी मौर्य जी वेलकम। वेरी गुड साइमा जी, कोयला आपने सही आंसर दिया। शुभम चौरसिया जी वेलकम आपका। दोस्तों 39 का जो सही आंसर है, ठीक है, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक होता है। 40वां सवाल, सीएनजी का मुख्य घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या प्रोपेन। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी का मुख्य घटक है।
सीएनजी का मुख्य घटक है? तो दोस्तों 40वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीथेन। ठीक है। 41वां सवाल, इनमें से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है? दोस्तों अक्षय यानी कि जो जिसका क्षय न हो, ठीक है, जो कभी मिटे नहीं, उसका स्रोत जो है नहीं है, कौन सा है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा। अलका सिंह जी वेलकम। दोस्तों अक्षय यानी कि प्राकृतिक जो स्रोत नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसका क्षय हो जाए, ठीक है, वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है। और सौर ऊर्जा दोस्तों उसको कभी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा कभी कभी खत्म नहीं होगी, और महासागरीय जो ज्वार भट्टा जो होता है दोस्तों, उससे बनने वाली जो ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होगी। 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण त्वचा की समस्या पैदा कर सकता है? इंफ्रारेड, पराबैंगनी, गामा किरणें या उपरोक्त में से कोई नहीं? अभय सिंह जी कह रहे हैं 40 क्वेश्चन का मतलब। सीएनजी जो है सीएनजी का मुख्य घटक, ठीक है, मीथेन गैस होती है, जिसका जो 75 से 98% की मात्रा होती है उसमें। ठीक है, जो सिलेंडर में भरी जाती है। ठीक है जी, किससे मिलकर बनी होती है? ठीक है, मीथेन गैस से बनी होती है। तो दोस्तों 42 यानी कि त्वचा त्वचा कैंसर जो होते हैं दोस्तों कभी कभी, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य की किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे दोस्तों त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर जो है हो जाते हैं। ठीक है। 43, निम्नलिखित में से किस गैस का उच्चतम ऊष्माजनक मूल्य है? ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन या हाइड्रोजन? किस गैस का उच्चतम ऊष्माजनक मूल्य है? दोस्तों सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है। 44, एक सौर सेल परिवर्तित करता है? पहला, उष्ण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तीसरा, उष्ण ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और चौथा, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों सौर सेल यानी कि जो कहते हैं ना कि यानी कि जो आजकल जो प्लेट आ रही है, सौर प्लेट ऐसे वाली, ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। उससे जो डायरेक्ट बैटरी चार्ज होती है, बैटरी चार्ज दोस्तों फिर आप इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। सौर सेल परिवर्तित करता है दोस्तों। 44 का सही आंसर है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। 45, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए तृतीय जनरेटर का उपयोग किया जाता है? पहला, ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ऑप्शन नंबर 4, OTEC विद्युत संयंत्र? चरणजीत कौर जी वेलकम।
सना जी बोल रही हैं मेरा तो जेआरएफ हो जाएगा इस बार, पिछली बार 2 नंबर से रह गई थी पर मैं पेपर भी नहीं किए थे। ओके, चलो अच्छी बात है आपका जेआरएफ हो जाए तो। दोस्तों 45 का जो सही आंसर वो है तरंगीय ऊर्जा। ठीक है। 46 भूप्रावार में मेंटल ऑफ अर्थ मेटल। ठीक है दोस्तों, मेटल जो होता है आप समझते होंगे, मेटल इसमें पिघला हुआ पदार्थ गैसों के साथ मिला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लिथो, लावा, गीजर या मैग्मा? दोस्तों पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, पृथ्वी पृथ्वी में दोस्तों 3 परत होती हैं। ठीक है, 3 परत, 1 परत, 2 परत और 3 परत। दोस्तों ये जो होता है ये होता है मेटल। ठीक है, जिसमें निकिल और लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, सही उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों मैग्मा। 47 अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? पायरोलिसिस, लैंडफिल, डंपिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जो पदार्थ काम के नहीं रह जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं। ठीक है, उनसे विद्युत उत्पादन करने की विधि को क्या कहा जाता है? हनी सिंह जी मेटल बोल रहा हूँ मैं मेटल। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस। तो डंपिंग तो बोलते हैं जैसे खाद कूड़ा आपने डाल दिया उसको डंप करना, उसको बोलते हैं। ठीक है। 48 भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है और चौथा सरकार की आलोचना करता है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह दोस्तों 48 में का जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। 49, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो, युद्ध से, विदेशी आक्रमण से, सशस्त्र बगावत से या आंतरिक उपद्रव से। कौन सा ठीक है? तो दोस्तों 49 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, युद्ध से, विदेशी आक्रमण से और सशस्त्र बगावत से। 50वां सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है पहला प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
दूसरा प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। चौथा है प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संजू वर्मा जी कह रही हैं संजू वर्मा जी 48 में का पहला ठीक है, क्योंकि महायुद्ध, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत देश के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, उसको राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, दोस्तों 50 में सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है तो ऑप्शन नंबर इसका, देखो प्रभुत्व संपन्न तो है ही, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी है दोस्तों, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और समाजवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष। डी गलत है क्योंकि पंथ निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, इक्यावनवा सवाल आपके सामने, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री और उपरोक्त सभी। संजू वर्मा जी कह रही हैं नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं, वो नागरिक वाला क्वेश्चन है। अच्छा, उसको दोबारा देख लेंगे दोबारा, ठीक है, एक बार। संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन कौन चलाता है? 51 में का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ठीक है, 52वां सवाल, निम्नलिखित में से संसदीय स्वरूप की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है? पहला, संसद की संप्रभुता, लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर 3 कार्यपालिका का विधानपालिका के प्रति उत्तरदायित्व, और चौथा है ऑप्शन नंबर 4 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों 52 में सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी लिखित संविधान। ठीक है, क्योंकि हमारे देश का दोस्तों क्या है, लिखित संविधान है, और इसी की जो है दोस्तों संप्रभुता है। 53, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कौन से अवयव हैं? केवल लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद है ये, ठीक है। संसद के दोस्तों कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से तत्व हैं? दोस्तों सबसे पहला तत्व होता है उसका राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में लोकसभा,
और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54वां सवाल आपके सामने है, संसदीय स्वरूप की सरकार में राज्य की वास्तविक शक्तियां निम्नलिखित में से किस में निहित हैं? ठीक है, पहला मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, सरकार और संसद। दोस्तों 54वें सवाल का जो सही आंसर 54वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट। ठीक है, 55वां सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्रमशः यानी कि कितने सदस्य होते हैं? 552 और 250, 537 और 275, 525 और 238 और 545 और 250। लोकसभा में कितने होते हैं और दोस्तों राज्यसभा में कितने होते हैं? दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि लोकसभा में 552 और राज्यसभा में होती हैं 250। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट सवाल है 56वां सवाल, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात एक अध्यादेश है। पहला, 2 माह के बाद स्वतः कालातीत हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित न हो जाए। तीसरा, 6 महीने के अंतराल के बाद स्वतः ही एक कानून बन जाएगा। चौथा, संसद के अधिवेशन के 6 सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः कालातीत हो जाएगा। तो कालातीत मतलब होता है दोस्तों समाप्त हो जाना। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 सप्ताह की समाप्ति पर जो है स्वतः कालातीत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं कौन सा सवाल था। आप बताइए कौन सा सवाल था? तो ठीक है, 54वां ठीक है, ठीक है, 53वां ठीक है, 52वां ठीक है, 51वां ठीक है, 50वां सवाल था दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है दोस्तों प्रभुत्व संपन्न तो है ही। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी है। ठीक है,
और पंथ निरपेक्ष भी है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की उसमें दोस्तों प्रक्रिया अपनाई गई है, ये भी ठीक है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर बात करें तो वैसे तो ये दोस्तों सभी ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे सामने देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तो ये जो है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक दोस्तों क्या अंतर है कि संविधान की प्रस्तावना लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसे न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वैश्य मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। गणतंत्र प्रस्तावना में गणराज्य का शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। दोस्तों वैसे तो इनमें चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न भी है, लोकतंत्रात्मक भी है और गणराज्य भी है। ठीक है, यानी कि ये इसलिए गलत है क्योंकि कोमा से अलग आ रहा है। ठीक है, गणराज्य तो है नहीं दोस्तों, ठीक है, अलग से गणराज्य है नहीं, इसलिए गलत है। ठीक है, दूसरा भी ठीक है इसका दोस्तों, तीसरा भी ठीक है और चौथा ठीक है दोस्तों। दूसरा ठीक है इसका, ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है, पहला गलत है इसमें। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि धर्म और पंथ एक ही होता है। ठीक है, अगर अगर जो है अगर आप शब्द की बात करें तो शब्द, क्योंकि दोस्तों पंथ निरपेक्ष में जब हम बात करते हैं तो जब धर्म की बात आती है, ठीक है, क्योंकि भारत जो है किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकता, सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं। ठीक है,
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। ठीक दोस्तों, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, मुझे भी, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न भी है, ठीक है, और पंथ निरपेक्ष। अगर शब्द की बात करें तो शब्द की बात करें तो जो है डी जो है सबसे ज़्यादा सही होगा इसका, ठीक है, डी। क्योंकि दोस्तों अगर शब्द में शब्द की बात करें तो ये दूसरे, तीसरा और चौथा ठीक होगा। अगर बिल्कुल करेक्ट की बात करें, ठीक है, तो चौथा भी इसका बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोस्तों समाजवादी भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, समाजवादी भी दिया है, धर्मनिरपेक्ष भी दिया हुआ है। क्योंकि पंथ निरपेक्ष में जब खोलते हैं तब हमें पता चलता है। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों अगर फीडबैक देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट बाद आप फीडबैक देना, ठीक है, अगर आपको अच्छा हो। अगर दोस्तों नहीं इच्छा हो देने का तो मत देना, ठीक है, आपकी मर्जी है। 5 मिनट बाद दोस्तों जो है आप फीडबैक देना वीडियो का, ठीक है।